हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनीता ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। अब आप क्वेश्चन करते हैं सर लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? देखिए बच्चों, लिम्फेटिक सिस्टम आपके बॉडी में इम्यूनिक रिस्पॉन्स, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को मैनेज करने और आपके बॉडी में टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल को मेंटेन करने के लिए जो एक सिस्टम बनाया गया है, उन्हीं सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो कहेंगे सर ऐसे कौन कौन से सिस्टम्स इनसे लगे हुए हैं जो इतने सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं? तो देखिए, जो लिम्फेटिक सिस्टम को अगर हम एक्सप्लेन करें तो हमारा जो सिस्टम है वो 3 प्रकार के चैनल से मिल करके बना होता है। यानी उन चैनल में सबसे पहले आते हैं लिम्फ, उसके बाद आते हैं लिम्फ नोड और उसके बाद आते हैं लिम्फ वेसल्स। कुछ लिम्फेटिक आर्गन भी हैं, लेकिन इतने ही मेन होते हैं जिनकी वजह से आपका लिम्फेटिक सिस्टम आपकी बॉडी में क्या करता है? सर्कुलेट करता रहता है। तो चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं लिम्फ क्या होता है। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारे बॉडी में ब्लड को जब 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक को कहते हैं हम लोग ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग ब्लड कार्पिकल्स कहते हैं, और दूसरा है हमारा प्लाज्मा। और आपके जो बॉडी में ब्लड सेल्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। तो अगर हम डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा को एक्सक्रीट आउट कर लें, अलग कर लें, केवल आरबीसी को छोड़ दें, तो ऐसे लिक्विड मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। तो उसी तरह से लिम्फ की डिफिनेशन मैंने बताया है कि ए ब्लड प्लाज्मा विच कंटेन डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट सेल्स, आरबीसी नहीं, यानी ए ब्लड प्लाज्मा विच कंटेन डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर कॉल्ड लिम्फ। या एक सिंपल शब्द में आप ये कह सकते हैं, द ब्लड विदाउट आरबीसी आर कॉल्ड लिम्फ। अब आप क्वेश्चन होता है कि सर लिम्फ बनते कैसे हैं? आखिर उसी ब्लड सिस्टम में ब्लड के अलावा एक दूसरा एक लिक्विड मटेरियल भी फ्लो करता है। तो देखिए होता क्या है, हमारे बॉडी में जब आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ जहां पर ये मिला करके कैपिलरीज का जो गुच्छा बनाते हैं, तो उन कैपिलरीज के गुच्छे में तो जब हमारे ब्लड फ्लो होते हैं तो आरबीसी इसमें रह जाते हैं और बाकी इन्हीं से प्लाज्मा फिल्टर्ड आउट हो जाता है। क्योंकि हम सभी को पता है कि वेन और आर्टरी में जब पड़ता है तो हार्ट के प्रेशर को डायरेक्ट फेस करते हैं, इस नाते तो इस प्रेशर की वजह से प्लाज्मा यहाँ से फिल्टर्ड आउट होने लगते हैं। तो कुछ मात्रा में प्लाज्मा निकलने लगते हैं और वो एक लिक्विड मटेरियल बाहर चला जाता है। और उसके अलावा आप सभी जानते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, इनमें जो मैक्रोफेजेस या फिर जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, वो हमारे वेन्यू से क्या होता है? ट्रांसफर हो सकते हैं, यानी इसके थ्रू परमिएबल हो सकते हैं, यानी इनके थ्रू आर पार जा सकते हैं। तो जिसकी वजह से प्लाज्मा तो हमारा ऑलरेडी पहले से था, अब इनके साथ डब्ल्यूबीसी हमारा मिल गया। अब वो एक लिक्विड मटेरियल क्या कहलाता है? लिम्फ कहलाता है। तो इसीलिए एक सिंपल शब्द में कह सकते हैं द ब्लड विदाउट आरबीसी, क्योंकि आरबीसी इस सेल्स में ही रह गई, इस वेसल्स में ही रह गई, द ब्लड विदाउट आरबीसी आर कॉल्ड लिम्फ। तो सीधे सीधे लिम्फ की डेफिनेशन हो गई। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सर लिम्फ नोड क्या होते हैं? तो देखिए, जब लिम्फ नोड की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिम्फ वेसल्स। यानी जैसे याद करिए आपके बॉडी में आर्टरी और वेन्स होते हैं, उसी प्रकार से आपके बॉडी के अंदर लिम्फ को मूव कराने के लिए उनके लिए एक अलग प्रकार के वेसल्स डेवलप हो जाते हैं, और जिसके अंदर लिम्फ मूव करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? लिम्फ वेसल्स कहते हैं। तो जब वो लिम्फ वेसल्स एक सिरे पर जाते हैं तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लिम्फ कैपिलरीज में क्या जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं। और जब ये लिम्फ कैपिलरीज में स्प्लिट हो जाते हैं तो जहां पर ये लिम्फ कैपिलरीज का गुच्छा बन जाता है, क्या बन जाता है? लिम्फ कैपिलरीज का गुच्छा बन जाता है। तो उन्हीं गुच्छों को हम लोग क्या कहते हैं? लिम्फ नोड कहते हैं। अब होता क्या है कि इस गुच्छे के अंदर हमारे कौन कौन से सेल्स होते हैं? लिम्फोसाइट्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, मैक्रोफेज होते हैं। तो होता यह कि ये काफी आपकी इम्यूनिटी के लिए काफी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। होता है क्या है कि जब आपके लिम्फ आपकी पूरे बॉडी में मूव करता रहता है तो बहुत सारे बैक्टीरिया और पैथोजन के कांटेक्ट में वो आते रहते हैं। तो जब वो कांटेक्ट में आता है तो एक तो लिम्फ में लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी वहां पे ऑलरेडी है, लेकिन जब वो लिम्फ बहते बहते इन नोड से होकर गुजरते हैं तो यहां पर ऑलरेडी इतने सारे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो वो क्या करते हैं? उन सारे लिम्फ के अंदर प्रेजेंट वाले पैथोजन्स को क्या कहते हैं? अरेस्ट कर लेते हैं, और उनकी लड़ाई सीधे इस
गांठ में होने लगती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फ नोड्स कहते हैं। और हम सभी जानते हैं चूंकि मैक्रोफेजेस एक ऐसा सेल्स होते हैं जो फिल्टर्ड आउट हो सकती है, यही वजह कि हमारे लिम्फ में मैक्रोफेज सेल भी पाए जाते हैं। अगला तो आप लिम्फ सेल्स को जानते ही हैं कि लिम्फ को मूव करवाने के लिए जो एक ब्लड कैपिलरीज या ब्लड ट्यूब्स पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फ वेसल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ जाते हैं फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम में। तो हम इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि आखिर लिम्फ के काम क्या क्या होते हैं, वो आपकी बॉडी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम को परफॉर्म करता है। तो चलिए, हेडिंग है लिम्फ, फंक्शन ऑफ लिम्फ। तो देखिए, जो लिम्फ होता है क्या करें, लिम्फ एक्ट एज इंटरमीडिएट। इस बात को याद रखिएगा कि लिम्फ जो होता है एक इंटरमीडिएट होता है। जैसे मैंने आपको इसके प्रीवियस वाले चैप्टर में बताया था, जब मैंने आपको एल्वोलाई में गैसेस सेक्शन बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आर्ट्रियोल्स कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के हमारे लंग्स तक पहुंचते हैं, तो लंग्स के अंदर जो बड़ा हुआ जो ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन डायरेक्ट हमारे वेसल्स में नहीं एंट्री करते हैं, बल्कि ये ऑक्सीजन दे दिए जाते हैं कहाँ पर, हमारे ECF में। याद रखिएगा, मैंने ये वर्ड का यूज किया था ECF, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, और जिसको हम एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड कहते थे, दरअसल में और कुछ नहीं था, बल्कि वो क्या था, यही हमारा लिम्फ था। तो इसका मतलब ये कि जो लंग्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को डायरेक्ट हमारे एल्वोलाई को नहीं देते हैं। सॉरी, इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट हमारे आर्ट्रियोल्स में न जाकर के पहले कहाँ जाता है, लिम्फ में जाता है। और जब लिम्फ में जाता है तो लिम्फ उस ऑक्सीजन को फिर कहाँ ट्रांसफर करता है, ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर करता है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी पहले कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इसी ECF में डालेगा और फिर ECF से वो हमारे लंग्स में आएगा। अब अगर मान लीजिए इसके इस साइड हमारे सेल्स हैं, तो ये सेल भी डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं जंप कराएंगे, बल्कि ये अपने ऑक्सीजन को इसके ECF में डालेगा और फिर ECF से ये ऑक्सीजन हमारे सेल्स के अंदर ट्रांसफर होता है। यानी हमारा सेल्स कुछ भी दे या ले, जैसे बात देने वाले भी सेल हैं, लेने वाले भी सेल्स हैं, तो कुछ भी दे तो वो पहले किसको देता है, ECF, और वो ECF और क्या था, हमारा लिम्फ। इसी नाते लिम्फ को हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, इंटरमीडिएट या मिडिलमैन। और किसके किसके बीच में होता है, ब्लड और फ्लूइड के, यानी फ्लूइड टिश्यू के बीच में होता है। उसी तरह से तो अगर हम ये जाने कि अगर ये एक मिडिल मैन है जो चीजों को सेल के अंदर और सेल से बाहर को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, तो आखिर उस लिम्फेटिक सिस्टम के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो देखिए, पहला है इट हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड फूड्स एक्सेट्रा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर इसको ऑक्सीजन देना तो ऑक्सीजन भी इसी तरह से देगा। मान लिया आपने जो खाना खाया उसमें जो ग्लूकोज बचा, तो ग्लूकोज भी कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, इसी ECF में ही दिया जाएगा, और फिर वह ग्लूकोज फिर हमारे सेल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। उसी तरह से ये हो गया कि ये न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। दूसरा, इट आल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अब ये कहेंगे सर ये कैसे करता है, सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना बहुत सारे मात्रा में तो हमारे गैस लंग्स को एक्सचेंज कराए थे, लेकिन कुछ बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी बनते हैं, जैसे यूरिया बन गया और दूसरे जो प्रोडक्ट बन गए, तो वो उनको क्या करते हैं, उनको इसी ECF के अंदर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी ECF के अंदर छोड़ दिया जाएगा, बस इनका काम खत्म। अब ECF कहाँ लेके जाता है, क्या लेके जाता है, वो ECF का काम है। लेकिन सेल का इतना काम है कि सारे वेस्ट मटेरियल को उठा करके कहाँ डाल देता है, प्लाज्मा के अंदर डाल देता है, यानी हमारे लिम्फ के अंदर डाल देता है। दूसरा, हेल्प इन द मेंटेन ऑफ इम्यूनिटी बाय डिस्ट्रॉइंग पैथोजन। क्योंकि आपके लिम्फ में, अभी मैंने लिम्फ नोड बताया था, लिम्फ नोड क्या निकालता था, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, इतने खतरनाक WBC के पार्टिकल्स निकालते हैं। तो जब ये निकलेंगे तो अगर आपके लिम्फ में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कोई पैथोजन आपको अटैक कर रहा है, तो वो उनको खा पी करके वहीं डाइजेस्ट कर देते हैं, उनको बॉडी सेल तक आने नहीं देते। तो ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को क्या करता है, यही मेंटेन करता है। तीसरा है कैरीज लिम्फोसाइट एंटीबॉडी, ये तो आप जानते थे। और चौथी बात वही जो हमने तीसरे बार में एक्सप्लेन किया है कि आखिर इंसान के अंदर जो इम्यूनिटी आती है, वो इम्यूनिटी कहाँ से आती है, वो इम्यूनिटी आती है यही एंटीबॉडीज से। एंटीबॉडीज के मास प्रोडक्ट्स जब आपके अंदर तो आपका बॉडी इम्यूनाइज्ड हो जाएगा। तो ये एंटीबॉडीज कौन बना रहे हैं, हमारे लिम्फेटिक आर्गन बना रहे हैं,
और वो लिम्फेटिक ऑर्गन बना बना करके हमारे सेल्स के अंदर डाले जा रहे हैं। हाँ स्टूडेंट, तो हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ब्लड क्लॉटिंग। क्वेश्चन ये होता है कि आपके बॉडी में ब्लड क्लॉट कैसे होता है। तो हमने देखा होगा ब्लड क्लॉटिंग की सिचुएशन तभी आती है जब हमारा बॉडी कहीं ना कहीं से डैमेज हो जाता है। जब तक हमारे बॉडी में किसी प्रकार का डैमेज नहीं होता तब तक हमारा बॉडी सेफ है, उसके अंदर कभी ब्लड फ्लो कभी क्लॉट कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे ब्लड को क्लॉट से बचाने के लिए एक एंटी क्लॉटिंग सब्सटेंस निकल है, जिसको हिपैरिन कहते हैं। वो आपके बॉडी में जब तक फ्लो होता रहेगा तब तक आपके बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं होता। अब क्वेश्चन ये होता है कि जब कट जाता है तो ब्लड क्लॉटिंग कहाँ से होती है। तो देखिए, मैंने उसके पूरे सिस्टम को समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम का स्ट्रक्चर लिया हुआ है। जरा सा इसको समझते क्या होता है। देखिए, हमारे बॉडी में जब ब्लड क्लॉट होता है तो उस वक्त दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एक हमारा वो इंजर्ड टिश्यू, मतलब जो हमारा टिश्यू डैमेज हुआ जहाँ से कटा फटा है, और दूसरा उस इंजर्ड टिश्यू के कांटेक्ट में रहने वाले हमारे प्लेटलेट्स। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए क्या होता है, जैसे ही टिश्यू यहाँ से खुरेस दे, यहाँ पे खरोच मार दे, तो जैसे ही हमारे टिश्यू डैमेज होगा तो आपको विशेष प्रकार का दर्द पीड़ा एहसास होने लगता है। वो दर्द पीड़ा जैसे ही एहसास होता है तो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो उस वक्त इंजर्ड टिश्यू क्या निकालता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या निकालता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये तो थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालते हैं, लेकिन जो हमारे उस कटे फटे जगह से जो ब्लड बह रहा है तो उस ब्लड में जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर जगह पर एक निकालते हैं फैक्टर 3, जिसको हम लोग फैक्टर 3 एक नाम दिया गया है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और फैक्टर 3 आपस में कंबाइन होते हैं, और हम सभी जानते हैं हमारे ब्लड में कैल्शियम आयन जरूर प्रेजेंट होता है। तो कैल्शियम आयन के प्रेजेंट में थ्रोम्बोप्लास्टिन और फैक्टर 3 कंबाइन कर जाते हैं, और ये तीनों मिल करके एक कैटलिस्ट की तरह से वर्क करने लगते हैं। याद रखिए, इन तीनों में से कोई भी एक अगर नहीं निकलेगा तो वो कैटलिस्ट नहीं होंगे। जब ये तीनों निकलते हैं और ये तीनों एक साथ एक मंच पे आते हैं तब ये एक्टिवेट करते हैं किसको? प्रोथ्रोम्बिनेज। आपके ब्लड में घुला हुआ एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज। ये एक एंजाइम है जो सोया हुआ रहता है। जैसे कि ये छोटे छोटे पहरेदार हैं, और अगर घर में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आई हो तो उसको उस मैसेज को किसी बड़े रिस्पांसिबल पर्सन तक पहुंचाने के लिए ये सब तीनों मिलते हैं कि भैया इनको जगाइए। ये कुंभकर्ण है समझ लीजिए, तो इनको जगाया जाता है। और जब प्रोथ्रोम्बिनेज को जागते हैं तब प्रोथ्रोम्बिनेज जाते हैं, क्या करते हैं? ये प्रोथ्रोम्बिन को, जो आपके बॉडी में इनएक्टिव स्टेज है, यानी ये खुद भी सही काम नहीं करते हैं, बल्कि ये भी इन दोनों के मैसेज को इनको फॉरवर्ड करते हैं, और ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देते हैं थ्रोम्बिन में। और जब थ्रोम्बिन में वो एक्टिवेट हो जाता है तो थ्रोम्बिन क्या करते हैं? आपके ब्लड में जो इनसॉल्युबल फाइब्रिनोजन प्रोटीन होते हैं, जैसे ये थ्रोम्बिन एक्टिवेट होगा तो वो फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो इनसॉल्युबल स्टेट में है, जो सॉल्युबल स्टेट में है, यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा हुआ है, सॉल्युबल स्टेट में है, वो उनको इनसॉल्युबल फाइबर में कन्वर्ट करने लगते हैं। और जब वो इनसॉल्युबल फाइबर में कन्वर्ट करने लगते हैं तो वो वहां पर बहुत महीन महीन जालियां बन जाती हैं उस कटे हुई जगहों पर। जैसे मान लिया अगर ये आपका हाथ है और यहाँ पर इन जगहों पर हल्का सा कट लगा हुआ है, यहाँ से खून बह रहा है ऐसे करके, तो होता क्या है कि जब आपके बॉडी में फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो उन कटे हुए जगहों पर ऐसे जालियां बना लेते हैं। इस तरह से जालियां बन जाती हैं, और ये इतनी महीन जालियां बनती हैं कि जब ब्लड इन जालियों से होकर निकलने की कोशिश करता है तो आरबीसी इसी में फंस जाते हैं, और जब आरबीसी इसी में फंस जाते हैं तो खून का निकलना क्या आ जाता है? स्लो हो जाता है। और जब खून का निकलना स्लो हो जाता है तो उसी सिचुएशन को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग।